नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कल्प क्लासेज में। मैं मनीष कीचड़, वरिष्ठ अध्यापक, आप सब साथियों के लिए लेके आया हूँ आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड है उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी गणित को लेकर, उसके जो गणित का जो पोर्शन होने वाला है उसके बारे में। ठीक है साथियों, गणित का पोर्शन इसलिए अभी वर्तमान में ज़्यादा अधिक अहम हो जाता है क्योंकि वर्तमान में जो आपके आरपीएससी के जो प्रथम प्रश्न पत्र के जो पेपर बन रहे हैं उनका जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया है। इसलिए साथियों किसी भी टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते। अतः साथियों आपको प्रत्येक पोर्शन को कवर करना होगा और उसके जो पर्सन है वो एग्जाम में अटेम्प्ट करने भी होंगे और ना सिर्फ अटेम्प्ट करने होंगे, उनको सही भी करने होंगे। ठीक है साथियों, आज हम सब इस जो आपका जो ये सेशन होने वाला है इस सेशन में हम जो आपका सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा उस जो सिलेबस है वहाँ से कितने नंबर के प्रश्न आने की संभावना है उसके बारे में भी बात करेंगे और आप किस प्रकार से 40% क्लियर कर सकते हो, उसके अंदर आपका जो मैथ का क्या अहम रोल अदा कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम आरपीएससी का जो एग्ज़ाम मेथड है उसके बारे में बात करते हैं और फिर अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो आज का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है साथियों, आपका जो आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें दो प्रश्न पत्र होते हैं। एक प्रश्न पत्र आपका जो विषय प्रश्न पत्र है वो होता है और एक अन्य प्रश्न पत्र है वो सभी विषयों के लिए कॉमन प्रश्न पत्र होता है जिसे हम प्रथम प्रश्न पत्र बोलते हैं। वो प्रथम प्रश्न पत्र में आपके जो 75 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा जो आपका विषय प्रश्न पत्र होता है, विषय प्रश्न पत्र होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है साथियों, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से जो आपका आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है वो कुल 450 नंबर का होता है। ठीक है साथियों, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपके 75 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट पेपर है वो कुल 150 नंबर का होता है। इसी प्रकार से आपका जो विषय प्रश्न पत्र है जो सेकंड पेपर है वो आपका 150% का होता है। ठीक है साथियों, प्रत्येक प्रश्न इस सेम आपके 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपका जो ये प्रश्न पत्र है वो कुल 300 नंबर का होता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से जो आपके दोनों प्रश्न पत्र है वो 450 नंबर के होते हैं। और जो आपका जो वर्तमान में आरपीएससी का नियम है उस नियम के अनुसार आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% जो आपके मार्क्स है वो लाना अनिवार्य है। तो आपके जो प्रत्येक प्रश्न पत्र का जो 40% है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जो आपके पर्सन है वो 75 क्वेश्चन है, उसका जो 40% है वो हम इस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ से आपका जो एक जीरो है वो इस जीरो से कट जाता है और आपका जो 75 है उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं और आपका जो 75 है उसको हम 5 गुना 15 लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम यहाँ से दोनों 5 को 5 से काट देते हैं तथा 4 में हम 2 का भाग देते हैं तो 2 आता है। इस प्रकार से यहाँ पे 15 बच के और यहाँ पर 2 बच के, दोनों संख्या आपके गुणा में है। इस प्रकार से 15 को हम 2 से गुणा करते हैं तो आपके 30 आते हैं। अतः हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है वहाँ से 30% सही होने अनिवार्य है। अगर आपके जो यहाँ पर 30% से कम सही होते हैं तो आपका जो सेकंड प्रश्न पत्र है वो आरपीएससी चेक भी नहीं करेगा। ठीक है साथियों, तो आपका यहाँ से कम 30% सही होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं अपने जो मैथमेटिक्स का जो इसमें पार्ट रहने वाला है और मैथमेटिक्स के अलावा जो इसके अंदर स्टेटिस्टिक्स एंड आपका जो रीजनिंग का पार्ट होने वाला है उसके बारे में। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस की तरफ। जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो आपके एग्जाम में 7 से 8% यहाँ से आते हैं और आपका जो रीजनिंग का पार्ट है वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कुल आपका जो यहाँ से सिलेबस है वहाँ उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कुल पार्ट है वो 10 नंबर तक का 10 क्वेश्चन तक आने की संभावना है। ठीक है साथियों, 10 क्वेश्चन तक आने की संभावना है। अब हम यहाँ से बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में और फिर हम बात करेंगे स्टेटिक्स, जो आपका स्टेटिस्टिक्स है एंड
आपका जो रीजनिंग का पार्ट है, मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, उसके बारे में। ठीक है साथियों, अब हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें आपका पहला ही टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है साथियों, नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं संख्या पद्धति। बहुत ही आसान टॉपिक है साथियों। आपकी जो छोटे जो क्लासें हैं, कक्षा 6, 7, 8, वहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। वहाँ से ये जो आपका जो नंबर सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन भी बहुत इजीली आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। आरपीएससी जो आपके फर्स्ट ग्रेड है उसमें आपको बोलता भी यही है कि आपको मैथ का बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आपको जो बहुत अधिक जो इस विषय की गहराई है वो आपके विषय प्रश्न पत्र में होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो हम बात करते हैं अपने जो मैथमेटिक्स के जो सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में। आपका जो नंबर सिस्टम है उसमें आपके सिलेबस में पहला टॉपिक दिया हुआ है नेचुरल नंबर। ठीक है साथियों, जिसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। देखो साथियों, यहाँ पे अगर हम मैथ के पर्सपेक्टिव में हम इसकी अगर बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है आपका वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो आपके एग्जाम में है वो इतना बड़ा नहीं आएगा, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो भी बहुत कम है। तो हम इसको जो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन जो पॉइंट आपको बिंदु दिए हुए हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो वहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। तो आपका पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। ये वही संख्या है साथियों जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, जो आप स्कूल में बोलते हो। ठीक है साथियों, नाम से भी यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वही होते हैं जो अपनी प्रकृति में मौजूद वस्तुओं को हम गिनते हैं। ऐसी वस्तु जो प्रकृति में मौजूद हो, जो वस्तु अपनी प्रकृति में उपस्थित है ही नहीं, उसको हम किस प्रकार से गिनेंगे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रकृति में मौजूद होना, उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है साथियों, उन्हीं वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये वो संख्या होती है साथियों, इन्हें हम बोलते हैं परिमेय। ठीक है साथियों, ये वो संख्या है जिनको हम परिमेय और अपरिमेय बोलते हैं। परिमेय संख्या आपकी कौन सी होती है, वो संख्या जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। ओके साथियों, वो संख्या जिनको हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पे जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और जो आपके p और q हैं वो क्या होनी चाहिए साथियों, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या है आपके सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन आपका यहाँ पे जो p और q है यहाँ से आपकी संपूर्ण पूर्णांक संख्या इन्हीं के अंदर शामिल हो जाती है। ठीक है साथियों, इनके बारे में जो गहन अध्ययन है, जो आपका डिटेल से इसके बारे में जानकारी है, वो आपकी जो क्लास रहने वाली है गणित की वहाँ पर प्राप्त करेंगे। ठीक है साथियों, उससे पहले आप कल क्लासेज से जुड़ जाइए और निरंतर आप अपनी जो आपका जो लक्ष्य है उसमें योगदान दीजिए। ठीक है साथियों, आगे जो आपका बिंदु रहने वाला है वो है रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है साथियों, वो सभी संख्याएं जिनमें हम रियल और सॉरी वो सभी संख्याएं जिनमें हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को शामिल करते हैं, उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है साथियों, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को शामिल करने के पश्चात हमें जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और आपकी जो इरेशनल नंबर है वो कौन सी होती है, वो आपका यहाँ पे रह चुका है। तो वो सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इन्हीं जो आपकी जो रेशनल नंबर है इन्हीं का अपोजिट पार्ट ये है। आपकी जो जितनी भी आपने अब तक संख्याएं के बारे में जानकारी प्राप्त की है वो आपकी यही एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी है वो सभी संख्याएं आपके सम्मिश्र संख्या में शामिल होती है। किस में शामिल होती है साथियों, सम्मिश्र संख्या में। ये वो संख्या है जिनमें हम आयोटा वाला काल्पनिक पार्ट है, काल्पनिक संख्या है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। काल्पनिक संख्या यहाँ पे नाम ही के अनुसार ये काल्पनिक है। यहाँ पे कोई संख्या बड़ी नहीं होती है, कोई संख्या छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है साथियों, तो ये तो आपके जो प्योर मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है, या आपके सिलेबस में बिल्कुल आता ही नहीं है। इसके अलावा जो सभी संख्याएं आपकी होती है
आपने बचपन में संख्याएं पढ़ी होगी, एक संख्या एक रेखा होगी, उसके ऊपर हमने बहुत सारी संख्या अंकित की होगी, जिसके बीच में आपका मूल बिंदु होता है, शून्य होता है। उस शून्य के दाईं तरफ हम धनात्मक संख्याओं को अंकित करते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस प्रकार से। और इस शून्य के बाईं तरफ हम ऋणात्मक संख्याओं को अंकित करते हैं। ठीक है साथियों, तो जो आपकी वास्तविक संख्या है वो इस संख्या रेखा के ऊपर आने वाली सभी संख्याएं हैं वो कौन सी होती है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो जैसे जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, शून्य है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी प्रकार से -1 है, -2 है, -3 है। तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्या है साथियों, वास्तविक संख्या है। तो ये अभी तो हमने मोटी मोटी संख्याएं देखी है, बड़ी बड़ी संख्याएं देखी है। तो यहाँ पे आपका जो 1 और 2 है, इसके बीच में भी अनेक संख्याएं हो सकती है। ठीक है साथियों, जैसा कि मैं बोलूँ आपको, 1 और 2 के बीच में आपने हम बात करते हैं 1.5 है, 2.25 है, 1.25 है, ये सभी कहाँ है, 1 और 2 के बीच में। तो जो संख्याओं के एग्जाम्पल मैंने अभी दिए हैं, जैसे मैंने बात की है 1.5 की, तो 1.5 कितना होता है, 3/2। इसी प्रकार से 0 और 1 के बीच में कौन सी संख्या होती है, 1/2। तो वो संख्या जिसे मैं बोल पा रहा हूँ, जिसका एक निश्चित मान आ रहा है, वो सभी तो हो गई आपकी रेशनल नंबर। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो संख्या इनके ऊपर बच गई, जैसे कि मैं बोलूँ आपको √2 या √3 या √5, इस प्रकार की संख्याएं जिनको हम हल करने के पश्चात इनका जो दशमलव रूप है वो अनंत तक चलते जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं साथियों, अपरिमेय संख्याएं। ओके साथियों, इसके बारे में हम अधिक जानकारी है वो आगे की क्लास में हम अपना जो सेशन होने वाला है उसमें प्राप्त करेंगे। ओके साथियों, इस सेशन को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए आपको केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ओके साथियों, अब आगे जो अपना बिंदु है वो है ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस आपके सिलेबस में इन संख्याओं के साथ में दिया हुआ है। मैंने आपको अलग से लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो ऑपरेशंस होने वाला है वो आपकी प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के अलावा जो आपका अन्य संख्या है, वास्तविक संख्या, इन्हीं के ऊपर होने वाला है। ऑपरेशंस का मतलब क्या है, इन सभी संख्याओं का जोड़, बाकी, गुणा और भाग समेत ऐसी जो संक्रियाएं होती है उनके बारे में है। ठीक है साथियों, बहुत आसान टॉपिक है, बचपन से आप जोड़, बाकी, गुणा, भाग करते आए हो और अभी आप अपने जो दैनिक जीवन है उसमें भी इनका सबका यूज करते हो। ओके साथियों, अब हम आगे बात करते हैं जो आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, जो आपके घातांक नियम है उनके बारे में। कि इसके बारे में एक बार मैं शॉर्ट आपको रिव्यू दे देता हूँ। वो संख्याएं जो किसी संख्या के ऊपर जो घात होती है उसके रूप में होते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे 2 की घात 2 लिखूं, अर्थात 2 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। तो ये जो आपका ऊपर वाला 2 है उसको हम घात बोलते हैं, और जो नीचे वाला 2 है इसको हम बोलते हैं बेस यानी आधार। ठीक है साथियों, इन संख्याओं को हल करने का जो बारे में हम पढ़ाई करेंगे, जो हम सीखेंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है साथियों, ये जो वर्ड है वही भारी भारी है, बाकी इनके जो अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत आसान है। आपको शब्दों को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान आसान रहने वाले जो अपने सेशन है वो जब आप क्लास करोगे तब आपको पता चलेगा। उसके पश्चात आपका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, उसके बारे में बात करेंगे। ये वो संख्या है जिनको हम दशमलव संख्याओं के रूप में जानते हैं। अब साथियों, यहाँ पे आपके रहने वाली है जो दशमलव संख्या है वो कितने प्रकार की हो सकती है। दशमलव संख्या, कुछ संख्या तो ऐसी होती है जो दशमलव के कुछ अंकों के बाद में जाकर रुक जाती है, यानी शांत हो जाती है, उसको तो हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या है। इसके अलावा कुछ दशमलव संख्या ऐसी होती है जो दशमलव में चलते जाती है और अनंत तक जाती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, 10 में हम 3 का अगर भाग देते हैं तो अपन 10 में हम 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आ रहा है, जो शेष फल आपका 1 बच गया। उस 1 में हम 3 का भाग दे नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं दशमलव। दशमलव लगाने के पश्चात यहाँ पे आपका क्या आ गया, 0। फिर से अपना यहाँ पे 10 बन गया, फिर से 10 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारा फिर से 3 आ गया, फिर से अपना जो शेषफल है वो 1 बच गया। इसी प्रकार से जो अपना दशमलव के पश्चात ये 3 3 चलता जाता है। ठीक है साथियों, तो ऐसी संख्या जो दशमलव के पश्चात कभी रुकती नहीं है। ठीक है साथियों, इनको हम क्या बोलते हैं,
अशांत दशमलव संख्याएं। ये जो आपकी दशमलव संख्याएं हैं, अशांत दशमलव संख्याएं हैं, वो दो प्रकार की होती है। एक प्रकार तो वो होता है जिनका दशमलव के पश्चात, जैसे यहाँ पे 3 की आवर्ती हो रही है, ठीक है साथियों। तो एक तो आपकी दशमलव संख्या है वो आवर्त दशमलव संख्या होती है। इसको अपना जो शुद्ध वर्ड है, जो शुद्ध शब्द है, वो होता है अनवसानी आवर्त दशमलव संख्या है। इसके अलावा एक और जो अशांत दशमलव संख्या है, जो उनका प्रकार है, वो रहने वाला आपका अनवसानी अनावर्त दशमलव संख्या है, ठीक है साथियों। ये बहुत आसान रहने वाला है, केवल इनका जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो आपके कक्षा 9 का बिंदु है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। ये जो आपका टॉपिक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने की संभावना है। हो सकता है एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी आ जाए। अगर 2 आएगा तो आपको जो ये आपका रीजनिंग वाला और रीजनिंग और आपका रीजनिंग का जो पार्ट रहेगा, वहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, तो आपको जो रीजनिंग का जो मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है, वहां से 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है साथियों। ये जो बेसिक जानकारी है वो यहाँ से अपन को प्राप्त हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपना टॉपिक है वो है पोलिनोमियल, ठीक है साथियों। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ये भी आपके कक्षा 9 के ही बिंदु हैं। जो आपका पोलिनोमियल है उसके बारे में आपका जो पहला बिंदु है वो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल से तात्पर्य अपना रहेगा कि जो आपका बहुपद है उसके कौन कौन से शून्यांक होंगे। शून्यांक से आपका मतलब क्या होगा, वो संख्याएं जिनके ऊपर जो आपका बहुपद है वो 0 के बराबर हो जाए। कौन से अंक साथियों, जिनके ऊपर आपका बहुपद 0 के बराबर हो जाए। तो साथियों यहाँ से आपका जो बहुपद है वो ज्यादा आपको बड़े क्वेश्चन नहीं देगा। तो बहुपद या तो आपको शून्य घात का देगा, या आपको जिसको हम अचर बहुपद भी बोलते हैं, ठीक है साथियों, या फिर आपका एक घात का होगा, या फिर आपका 2 घात का होगा। अगर एग्जाम ने अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की तो वो आपके 3 घात तक जाएगा, अन्यथा वो आपके 3 घात तक तो जाएगा ही नहीं, ठीक है साथियों। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 1 या 2 घात में आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है साथियों। और इन जो घात के जो बहुपद होंगे, उन बहुपदों के शून्यांक यानी अर्थात वो संख्याएं जिनके ऊपर अपना बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट आपका जो बिंदु रहेगा वो ये रहेगा कि जो आपका रिलेशनशिप है अर्थात संबंध है, वो किनके बीच में होगा, आपके जो जीरो और कोफिशियंट्स होंगे उनके बीच में। जो यहाँ पे एक नया शब्द आया कोफिशियंट, ठीक है साथियों। कोफिशियंट को हम यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे गुणांक। गुणांक क्या होते हैं साथियों, कोई भी अगर बहुपद होता है, कोई भी आपके जो चर होता है एक्स वाई जेड, जैसे आप पढ़ते हो, ये जो आपके बीज गणित होते हैं उसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो इन जो भी आपके जो चर होने वाले हैं, फिर चाहे वो 1 घात के हो, 2 घात के हो या 5 घात के हो, उनके जो आगे गुणा में होने वाली जो संख्या है उनको हम क्या बोलते हैं, गुणांक, ठीक है साथियों। ये जो आपका इनका जो संबंध है वो आपका या तो 1 घात का पूछेगा, या 2 घात का, या फिर 3 घात का। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कोई बहुपद है जहाँ पर अल्फा एक वास्तविक संख्या है, क्या साथियों, वास्तविक संख्या है। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस गामा बराबर 0, क्या है साथियों, अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स प्लस गामा बराबर 0। यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा क्या है साथियों, वास्तविक संख्या है, और एक्स क्या है आपका साथियों, चर है। तो यहाँ से केवल एक फॉर्मूले से आपका ये प्रश्न होने वाला है, और वो फॉर्मूला क्या है साथियों, ये जो आपका मूल है, जो शून्यांक है, वो क्या होगा, एक्स का हम कौन सा मान रखे जिसके ऊपर अपना समीकरण किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। क्या हो जाए साथियों, 0 के बराबर। तो यहाँ पे अपना समीकरण क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो जो साथियों अपना जो मूल है वो क्या है साथियों, मान लेते हैं मैं ए और बी अपना क्या है, मूल है। तो अपने जो समीकरण है वो 2 घात का है, तो अपने मूल कितने होंगे, 2। तो इन दोनों मूलों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, ये जो अपना अक्ष का गुणांक है उसके, और अपना जो अक्ष स्क्वायर है उसके जो गुणांक है उनके अनुपात के बराबर, और उनका ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है साथियों। ये जो a प्लस बी ये है वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन अल्फा। इसी प्रकार से इन दोनों मूलों का जो गुणनफल है वो क्या होगा,
जो आपका अचर पद है उसका और आपके जो अक्ष स्क्वायर का जो गुणांक होने वाला है उनका अनुपात। बिल्कुल साथियों, बस इतना ही आपका इसमें होगा। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला आपका 3 घात में होगा। बहुत आसान फॉर्मूला रहेगा साथियों, ये इन्हीं दो फॉर्मूले से आपका ये जो पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत आसान टॉपिक है साथियों, ये भाग देने के बारे में बोलेगा और भाग किसका होगा, ये जो यही पोलिनोमियल होने वाले हैं इन्हीं पोलिनोमियल का आपका भाग देने के बारे में बात करेगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो दो वेरिएबल कौन से होते हैं, वो समीकरण जिनके जिनके अंदर अपने कितने चर होते हैं, 2 चर होते हैं। जैसे आपका एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू हो सकता है। इसके अलावा जो आपके अन्य क्या हो सकते हैं, कोई भी आपके जो चर है वो हो सकते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे आपके जो समीकरण होंगे, ये भी कक्षा आपने आपके जो कक्षा 9 है या 10 है उन्हीं के टॉपिक में से आया है। और इन्हें दोनों टॉपिकों से आपके जो वेरिएबल है उनका हल पूछेगा और समीकरण के हल के बारे में चर्चा करेगा। ये भी आपका बहुत आसान टॉपिक है। इन्हीं ये दो आपके जो 4 छोटे छोटे टॉपिक है, यहाँ से आपका जो बहुपद है वो रहने वाला है। और इन जो बहुपद है वहां से आपका 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है साथियों, कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चन होंगे। जब अपना गणित का सेशन होगा उस सेशन में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस सेशन का ये जो आपका सेशन है बहुत बड़ा नहीं होगा, आपका लगभग 12 घंटे के आसपास का सेशन होगा। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। क्या बोलते हैं साथियों, क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में आपके 2 ही टॉपिक है और वो भी क्षेत्र मिति है वो आपके 2D और आपके जो 3D दोनों के ऊपर चलती है। लेकिन आपके जो विषय में आपके जो सिलेबस है उसमें दोनों टॉपिक नहीं देके केवल 3D के बारे में चर्चा की है। ठीक है साथियों, और जो क्षेत्र मिति है उनके जो सरफेस एरिया से मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। ठीक है साथियों, और उन आयतन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। पहला आपका टॉपिक रहने वाला है क्यूब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घन। दूसरा आपका रहेगा टॉपिक क्यूबॉइड, जिसको हम बोलते हैं घनाभ। तीसरा आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्कुलर स्लेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं लंब वर्तीय बेलन। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है राइट सर्कुलर कोन, इसको हम बोलेंगे लंब वर्तीय शंकु। ठीक है साथियों, आपका जो टॉपिक है वो रहेगा लंबवर्तीय शंकु और जो लास्ट है वो आपका रहेगा स्पेयर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे साथियों, जो सभी आकृतियां हैं वो है 3D है। ठीक है साथियों, आपकी यही 5 आकृतियों से आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो आयतन है वो पूछने वाला है। और ये जो यहाँ जो आपका ये टॉपिक है यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ से आपके जो 4 नंबर है वो पूरे होते हैं। सभी आकृतियों के साथियों मात्र फॉर्मूले हमें पढ़ने, किसी आकृति के हम 2 या 3 फॉर्मूले अधिकतम होंगे और उन 3 फॉर्मूले से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। केवल फॉर्मूले हैं, उनके अंदर जो आपके प्रश्न होगा वहां से आपको कुछ उनकी जो वैल्यू होगी, उनके जो मान होंगे वो वहां पर रखेंगे और उनका गुणा या जो उनकी कैलकुलेशन होगी वो करेंगे और उस क्वेश्चन को अपन आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है साथियों, आपको एग्जाम में पूरे जो कैलकुलेशन रहने वाली है वो नहीं करनी। हम इनके जो एग्जाम्पल हो सॉरी इनके जो आपके ऑप्शंस होंगे वहां से भी इन क्वेश्चन का हम आंसर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है साथियों, सांख्यिकी। जो आपका सांख्यिकी टॉपिक रहेगा वहां से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछेगा, वही आपके जो 4 मार्क्स है वो आपको यहाँ से मिलेंगे।
ठीक है साथियों, इनका जो पहला टॉपिक है वो कलेक्शन ऑफ डाटा। जो आपके पास आंकड़े होंगे उनको हम किस प्रकार से समूहीकृत या फिर उनको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इनको इकट्ठा करने के कई तरीके हैं। जो आपका दूसरा टॉपिक है जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी इसी से संबंधित है, और जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये भी इसी से संबंधित है। इनके अंदर कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने जो छोटी क्लास है उसके अंदर पढ़ा होगा दंडालेख, आयतालेख, बहुदंडालेख, और ऐसे ही अपन वर्गाकार आलेख है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो इनकी जो ग्राफिकल, इनकी जो ग्राफ किस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके जो आपके जो बहुत बड़े बड़े डाटा है जैसे जनसंख्या या फिर कोई कंपनी बहु आय, जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उनके जो किस प्रकार से जो अपने जो आपके उत्पाद है वो बनाने का आप उत्पाद है या फिर उनकी जो आर्थिक समीक्षा है उनके बारे में चर्चा इन जो आपके ये जो टॉपिक है इनके माध्यम से करते हैं। इसके अलावा जो आपका टॉपिक अन्य टॉपिक रहने वाला है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थात केंद्रीय जो आपका मान होंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो आपके मान होंगे उसके बारे में। ठीक है, हम इस क्लास में हम बात करेंगे तीन प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्तियों के मान के ऊपर। ये पहला आपका होगा मीन यानी माध्य, दूसरा आपका होगा मोड अर्थात बहुलक, तीसरा आपका रहेगा माध्यक। बहुत बार तो आपको एग्जाम में इन तीनों के जो इन तीनों का जो संबंध है उन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो अपना जो इनका जो संबंध है वो तो अभी इसी क्लास में देख लेते हैं। वो होता है तीन माध्यक ठीक है साथियों, बहुत बार तो आपको एग्जाम में है वो आपको इन्हीं फॉर्मूले से एग्जाम पूछ लेता है। बहुत बार आपका जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन, ये जो आपका फॉर्मूला है ये पूछा गया है, इन तीनों का जो संबंध है वो पूछा गया है। नेक्स्ट आपका जो ये टॉपिक है वो इन्हीं से संबंधित है। ये बोल रहा है कि ये जो आपको डाटा देने वाले हैं, जो आंकड़े हैं वो आपके, ये जो आंकड़े हैं आपके वो समूहीकृत भी हो सकते हैं और असमूहीकृत भी हो सकते हैं। ठीक है साथियों, यहीं से आपका ये जो टॉपिक है वो रहने वाला है। और यहाँ से आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है साथियों, आपकी जो मैथमेटिक्स है वो आपकी जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें इतने ही टॉपिक रहने वाले हैं। इसके अलावा जो आपके अन्य टॉपिक है उसमें आपके ये टॉपिक आपका जो मेंटल एबिलिटी टॉपिक है, मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट है वो रहने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से कुल आपके जो मेंटल एबिलिटी और जो मैथमेटिक्स का पार्ट होने वाला है वहाँ से 10 के आसपास क्वेश्चन पूछने वाला है। अर्थात साथियों आपके जो 75 आपके कुल क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 10 क्वेश्चन तो आपके केवल मैथमेटिक्स के आ जाएंगे। ठीक है साथियों, अब हम एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक आपका है एनालॉजी। एनालॉजी आपका जो टॉपिक है उसमें आपका जो सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। आपसे बोलेगा कि जो कुछ आकृतियां देगा और उन आकृतियों में कुछ संबंध होगा और उन संबंधित आकृतियों से कुछ आपके जो ऑप्शंस होंगे उनमें आपको रिलेट करते हुए जो आपको आंसर है वो ढूंढना है। बहुत आसान टॉपिक है, इसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं। रीजनिंग का कोई लिमिट नहीं है, वैसे हम इसके बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले हम इसके जो कुछ थ्योरी होगी उनके बारे में बात करेंगे, कुछ जो नियम होंगे उनके बारे में। उसके पश्चात आपके जो पूर्व की एग्जामों में जो एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिस पर्सन करेंगे। ठीक है साथियों, पहला आपका जो टॉपिक है वो एनालॉजी होगा, सादृश्यता होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका होगा सीरीज कॉम्प्लेशन। ठीक है साथियों, सीरीज कॉम्प्लेशन से आपका मतलब होगा कुछ संख्या आपको दी होगी और उसकी जो आगे की जो संख्या है वो पूछेगा, या फिर कुछ आपके अंक है वो बीच में छोड़ देगा और पूछेगा कि ये जो रिक्त स्थान जो छूट गया है वो आप स्वयं फिल करो, और इसकी जो आपकी हेल्प होगी वो आप उनके ऑप्शन से करोगे।
उनकी जो संख्याएं होगी उनके बीच में एक संबंध स्थापित आपको करना होगा, और उसी संबंध स्थापित को ध्यान में रखते हुए आपको उन्हें जो आपके एग्जाम में जो ऑप्शंस होंगे वहां से उस जो आपका रिक्त स्थान होगा उसको भरना होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा कोडिंग और डी कोडिंग, ये भी बहुत आसान टॉपिक है साथियों। और आपका जो ब्लड रिलेशन है एक वो आपका टॉपिक रहेगा। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके बारे में तो आप लोग अपने घर पे देखते ही होंगे, आपके जो रिलेटिव है उनका जो क्या संबंध होने वाला है। जैसे आपके आपके जो बहन है उनके जो ससुराल में है, उनके जो पति के भाई है वो आपके क्या लगते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते आए हैं। एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप अपने जो दैनिक जीवन में इनको जो संबंध स्थापित करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है लॉजिकल वेन डायग्राम। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक वेन डायग्राम आपको देगा और उससे संबंधित आपको क्वेश्चन देगा। हो सकता है एग्जाम में एक वेन डायग्राम देकर आपको दो क्वेश्चन भी पूछ ले, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन को हल करते हुए आपको दो क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है गणित का और आपका जो मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है वो रहने वाला है। और हम ये जो क्वेश्चन है वो बड़े इजीली कर लेंगे। आपको जब ये क्लासें आप पूर्ण कर लोगे तो आपको भी ये विश्वास होगा कि आप लोगों को गणित आती है। ठीक है साथियों, एटलीस्ट हमें उतनी गणित तो आ जाएगी जितनी गणित से हमें काम है या जितनी गणित हमें काम में आने वाली है फर्स्ट ग्रेड के पेपर में। ठीक है साथियों, अब हम अपने जो ये सेशन है उसको यही समाप्त करते हैं। और जो अगला सेशन है उसमें हम गणित का जो पहला ही टॉपिक है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति उसके बारे में हम बात करेंगे और उसको हमें पूर्ण रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात जो आपके क्वेश्चन रहने वाले पूर्व एग्जाम में, जो पूर्व आरपीएससी के एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड है उसमें आने वाले प्रश्न के बारे में, और अंत में हम कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी दिवाली है वो बहुत खुशी खुशी बनाइए और आनंद लीजिए उस पल का। ये जो एग्जाम है उसके बाद में आपके जो दिवाली है उसके बाद में पूर्ण रूप से आपके जो सीरियस रूप से अपनी जो तैयारी के ऊपर लग जाइए और अपने सिलेक्शन को प्राप्त कीजिए। इस जो आपकी जर्नी होने वाली है, जो आपका सफ़र होने वाला है, उसमें कल्प क्लासेज आपके साथ रहेगा और आपका साथ एग्ज़ाम तक निभाएगा। ठीक है साथियों, अब हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।